हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इज़ परफेक्ट कंपटीशन ए माइथ। क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पित है? सुनिए इसमें। अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, परंतु बाजार की यह दशा कल्पित है। निम्न बातों से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, होमोजीनियस प्रोजेक्ट, यानी कि वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। प्रायः हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे सब वस्तुएं आकार, प्रकार तथा गुणों में एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। प्रत्येक उत्पादक वस्तु विभेद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों की वस्तु से श्रेष्ठ बताने की चेष्टा करते हैं और उसी पर आधार पर अधिक वस्तुएं बेचने का प्रयास करता है। नंबर सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं का बड़ी संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता में कहा गया है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। प्रायः देखा यह जाता है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादक सीमित हैं, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। नंबर थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में यह शर्त मान ली जाती है कि कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश पा सकती है अथवा उद्योग से बाहर हो सकती है, परंतु व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं होता है। फर्मों के प्रवेश पाने व छोड़ने में अनेकानेक कठिनाइयां हैं। नंबर फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कहा गया है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की यह धारणा भी अव्यावहारिक है, क्योंकि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कौन सी वस्तु कहाँ तक किस कीमत में बेची या खरीदी जा सकती है। नंबर फिफ्थ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतया गतिशील होना। सुनिए इसमें। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतया गतिशील मान लिया गया है, परंतु यह धारणा गलत है। पूर्णतया गतिशील साधन तो पूंजी भी नहीं है। उत्पत्ति के शेष साधनों की गतिशीलता में अनेक शर्तें बाधक बनी हुई हैं, इसलिए उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतया गतिशील मान लेना गलत है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, प्योर मोनोपोली, यानी कि विशुद्ध एकाधिकार।
विशुद्ध प्रतियोगिता की विपरीत स्थिति को विशुद्ध एकाधिकार कहा जाता है। विशुद्ध एकाधिकार की दशा तब होती है जब बाजार में प्रतियोगिता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए फर्गुसन ने कहा है, फर्गुसन एंड क्रेप्स के अकॉर्डिंग ए प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन वन एंड ओनली वन फर्म प्रोड्यूसेस और सेल्स द commodity in question. In other words, a monopoly is a one firm industry. यानी फर्गुसन ने और क्रीप्स के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार तब होता है जब वस्तु को एक और केवल एक ही फर्म के द्वारा पैदा किया जाता हो या बेचा जाता हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये लिखा है इन अदर वर्ड्स, इसके बाद विशुद्ध एकाधिकार एक फर्म वाला उद्योग है जहां एकाधिकार फर्म की वस्तु तथा अर्थव्यवस्था में किसी अन्य वस्तु के बीच आड़ी मांग की लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है। अब आते हैं कंडीशंस फॉर प्योर मोनोपोली यानी कि विशुद्ध एकाधिकार की दशाएं। विशुद्ध एकाधिकार में निम्न बातें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है अथवा वस्तु एक ही फर्म द्वारा तैयार की जाती है। उस वस्तु के उत्पादन में शेष फर्मों का कोई योगदान नहीं होता है अतः एकाकी फर्म विशुद्ध एकाधिकारी का उदाहरण हो सकती है। नंबर सेकंड, एकाधिकारी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की आड़ी मांग की लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है अतः एकाधिकारी के द्वारा उत्पादित वस्तु की अन्य कोई भी वस्तु निकट स्थानापन्न नहीं होती है। नंबर थर्ड, एकाधिकारी उद्योग के असामान्य लाभ को देखते हुए भी बाहर से कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं करती है अतः एकाधिकारी की स्थिति पूर्णतया सुरक्षित रहती है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त एकाधिकार के संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। एकाधिकारी को प्रतियोगिता का वह न होने तथा उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के न होने के कारण विज्ञापन व्यय नहीं होता है। एकाधिकारी को भविष्य की संभावित प्रतियोगिता का वह अवश्य रहता है। एकाधिकारी को प्रत्यक्ष प्रतियोगिता का वह नहीं रहता है पर उसे परोक्ष प्रतियोगिता का वह अवश्य होता है। नंबर 6 है नंबर 6 नहीं सॉरी एकाधिकार में उद्योग तथा फर्म का मांग तथा पूर्ति वक्र एक होता है क्योंकि फर्म ही उद्योग की स्थिति होती है। अब आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें सुनिए, पूर्ण प्रतियोगिता या विशुद्ध प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार के अध्ययन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवहार में
ये दोनों बाजार नहीं हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने वास्तविक जगत के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता तथा प्रोफेसर चैम्बरलेन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता को व्यवहारिक बताया है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार की धारणाएं पूर्णतया काल्पनिक हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ सुनिए। इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की कमी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। इस संबंध में प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने कहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। यानी कि ए.पी. लर्नर के अनुसार इम्परफेक्ट कंपटीशन obtains when the seller is confronted with a falling demand curve for his product। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के निर्धारण में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की दशाओं का ही अध्ययन किया था। उन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना तक नहीं की थी। सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतियोगिता की ओर ध्यान देने का श्रेय प्रोफेसर पायरो सर्राफ को जाता है। इसके आगे हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।